नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफनो जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार ने आज 24,000 का स्तर भी तोड़ दिया। गिरावट निफ्टी में लगभग 550 अंकों की है, लेकिन निफ्टी से कहीं ज्यादा बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में है। 1900 अंकों का फॉल हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश बहुत रंग ला नहीं पा रही है। इंडिया विक्स करीब 18-19% ऊपर है। 23.5 के आसपास का इंडिया विक्स है और हम देख रहे हैं कि मई 2024 के बाद के सबसे ऊपरी स्तर पर इंडिया विक्स आज के सत्र में पहुंच गया। निफ्टी में सिर्फ 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर हम थोड़ी बहुत तेजी देख रहे हैं, वो है एचसीएल टेक और विप्रो। लेकिन इसको छोड़ दें तो चौतरफा बड़ी गिरावट है और आज का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है एसबीआई, जो कि टूट गया है 5%। और ऑटो शेयरों की बात करें तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और मारुति सुजुकी, ये तमाम शेयर भी हम देख रहे हैं कि 5-5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो क्रूड में उछाल है और क्रूड के उछाल ने पूरे बाजार के सेंटिमेंट को कमजोर करने का काम किया है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में? कहां तक माहौल सुरक्षित है? स्टॉप लॉस आप कहां का लगा के रखें? और क्या आपको बाय ऑन डिप करनी है या फिर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बाजार में ज्यादा कारगर साबित होगी? इस पर करेंगे अगले आधे घंटे में खास चर्चा। इंडेक्स की स्ट्रेटजी के साथ साथ हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि आपके लिए बेहतर ट्रेड कहां पर बन रहा है आज के सत्र में, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। लेकिन अगर आप बाजार के ब्रॉडर मार्केट के सेंटिमेंट को देखेंगे तो एनएसई पर 300 शेयर ऊपर हैं और उसके मुकाबले लगभग 2600 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। वायदा के चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आईटी शेयरों में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। सिर्फ कहते हैं कि थोड़ा सा सेफ्टी नेट मिल जाता है आईटी में, फार्मा में डिफेंसिव्स कहे जाते हैं, तो वहां पर थोड़ी बाइंग आपको नजर आएगी। परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंट्री, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, विप्रो, ये कुछ शेयर हैं जहां पर बाइंग हो रही है। सबसे ज्यादा जो चढ़ने वाला शेयर है वो है एमसीएक्स का, 1.5% ऊपर आपको ये नजर आएगा। लेकिन आज आईटी को अगर आप छोड़ दें तो सारे के सारे जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं वो आपको कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। आईटी इंडेक्स है सपाट गिरावट है 0.07% की इस वक्त। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आपकी मुकम्मल रणनीति बनाते हैं और समझते हैं कि वायदा बाजार में आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए, कहां पर लॉन्ग करें, कहां पर शॉर्ट करें और इंडेक्स में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। अजीत, सेंटिमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव और क्रूड सबसे बड़ा फैक्टर, आपकी राय क्या होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपने ओवर सोल्ड जोन के बेहद नजदीक है निफ्टी। क्या यहां से आप और गिरावट देख रहे हैं और क्या सेल ऑन राइज से बाजार में पैसे बन जाएंगे? शुक्रिया अभिषेक, देखिए क्रूड डेफिनेटली यही एक जो पूरे सेंटिमेंट्स को जिसने बिगाड़ दिया है और ना ही केवल बिगाड़ा बल्कि जो सेक्टर्स अभी तक होल्ड कर रहे थे रेट सेंसिटिव, वहां पे भी पूरा टोन ही चेंज कर दिया। तो अभी तक बैंकिंग जो कि काफी लंबे टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा था, हम सबको याद है कि कुछ टाइम पहले मार्केट का टोन नेगेटिव जरूर था, बट वो लार्जली आईटी की वजह से था। और अब हम देख रहे हैं कि रेट सेंसिटिव में भी काफी शार्प डिक्लाइन हो रहा है, जिस तरीके से हमने क्रूड में उबाल देखा है। और आज के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा बहुत डेफिनेटली एक डिप जरूर देखने को मिल रहा है क्रूड में, बट $122 का जो मार्क है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। अगर हम उस लेवल के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो फिर एक रिस्क रहेगा रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने का क्रूड में। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से अभी कॉशन अप्रोच आपको मार्केट में बना के रखना है। फार्मा, डिफेंस, ये कुछ एक डेफिनेटली ऐसे पॉकेट हैं जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे बाई साइड पे। बाकी लार्जली ज्यादातर सेक्टर्स और थीम्स आपको नेगेटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक ट्रेडर के लिए तो डेफिनेटली आपको अलाइन करना है पोजीशन इन लाइन विद द मार्केट ट्रेंड। तो मींस अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आज के सेशन में 23,800 का लेवल था जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इंट्राडे में हमने जरूर रीच किया, बट कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी कोशिश हो रही है उस लेवल्स को संभालने की, तो एक रिबाउंड का अटेम्प्ट जरूर हो सकता है। बट कोई डिसाइसिव रिकवरी के लिए चांसेस के लिए क्रूड का हल्का होना, इंडिया विक्स थोड़ा सा नीचे आना, ये दोनों ही फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी के लिए इंडेक्स में ज्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। अगर आपके पास एक्सेसिव लॉन्ग है, बेटर रहेगा कि इंडेक्स में थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज, मींस एक पुट स्प्रेड बना के आप ट्रेड कर सकते हैं। मींस 23,800 की आपने पुट बाय की और 23,500 की आपने पुट शॉर्ट की। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ अपनी पोजीशन को आप हेज कर सकते हैं जो आपके साथ लॉन्ग साइड की पोजीशन है, या फिर एक फ्रेश पोजीशन अगर आप इंडेक्स में लेना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ नेकेड ऑप्शन बाइंग इस टाइम पे रिकमेंडेड है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, उसकी भी पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा कम ही रखें।
ठीक है, पोजीशन थोड़ा सा कम रखिए बाजार में और नेकेड ऑप्शन बाइंग का विकल्प अच्छा नहीं रहेगा। जो स्ट्रेटजी आपको बताई अजीत ने, आप उसको फॉलो करके चल सकते हैं। 23,800 की पुट खरीदिए, 23,500 की पुट आप शॉर्ट कीजिए, बेचिए, और ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम आ जाएगी। अजीत, बता पाएंगे कितनी कॉस्ट आएगी और क्या रिस्क रिवॉर्ड वगैरह होगा इसमें? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जैसे कि अभी के कल एक्सपायरी है अपनी, और उसको अगर हम देखते हैं तो इस हिसाब से 23,500 की जो पुट है वो करीब 85 के पास ट्रेड कर रही है, और वहीं पे आपको 800 वाली करीब 163 की, तो करीब करीब मान के चलिए आपको 50 से 55 रुपए का आउटफ्लो होगा। तो एक 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। एक मेरे हिसाब से हेज की तरह रखिए इंस्टेड ऑफ लाइक टारगेटेड, बट अगर आप इंडेक्स में ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड की तरह रखना चाहते हैं, तो करीब करीब 120 130 तक के टारगेट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है अजीत जी की ये रिकमेंडेशन आपके लिए। और देखिए, क्रूड का फैक्टर इतना बड़ा है क्योंकि कतर के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि खाड़ी देश जो है वो क्रूड का जो एक्सपोर्ट है वो रोक सकते हैं, और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि कच्चे तेल का भाव जो है वो पहुंच सकता है $150 प्रति बैरल पर। $70 के आसपास के भाव थे ये युद्ध शुरू होने से पहले, और ये बढ़ते बढ़ते $115 के ऊपर तो पहुंच गए हैं, यानी कि लगभग 60-65% के आसपास को उछाल आ गया है। और इसमें किसी राहत के संकेत अभी निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा उकसाने वाले हैं, और उससे किसी युद्ध विराम के संकेत मिल नहीं रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे की चाल क्या होती है, लेकिन हाँ, नियर टर्म में जो ट्रिगर्स हैं वो बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स में आपको मौके कहाँ पर अजीत दिखाई दे रहे हैं? क्या बाइंग करनी है आपके हिसाब से? फार्मा कंपैरेटिवली ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे भी देखिए प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, आज फार्मा इंडेक्स पे डिक्लाइन पर है, बट मुझे लगता है कि औरो फार्मा, जिसमें कि एक लंबी कंसोलिडेशन हमने देखी है और आज एक मार्जिनल डाउन टिक के बाद एक अच्छी रिकवरी, एक रिबाउंड दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिफेंसिव, जैसे कि आप भी बता रहे थे शो की शुरुआत में, कि जहां पे आपका फोकस एरिया होना चाहिए, खासतौर से अगर आप बाई साइड की पोजीशन ढूंढ रहे हो। तो और फार्मा में करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेशन के बारे में सोचा जा सकता है। 1178 ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 1310 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। वहीं पे शॉर्टिंग साइड की पोजीशन भी मेंटेन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने इंडेक्स स्प्रेड की बात की, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहें तो कल्याण ज्वेलर्स, जहां पे कि एक शार्प डिक्लाइन के बाद एक मार्जिनल पिवट फॉर्म हुआ था, जिससे कि एक कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन मिल रहा है कि मींस यहां से डाउन लेग और बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। तो 362 तक के टारगेट्स के लिए कल्याण ज्वेलर्स को शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी, 396 तक के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ₹396 का स्टॉप लॉस होगा कल्याण ज्वेलर्स में। शॉर्ट की पोजीशन आप बनाइए, टारगेट होगा ₹362 का। और जो दूसरा शेयर है बाइंग के लिए वो है अरविंदो फार्मा का। ₹1310 के टारगेट के साथ आप इसमें चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस होगा ₹1178 का। ये एक लॉन्ग का सौदा, एक शॉर्ट का सौदा। देखिए बाजार में आज क्या है ना कि ये थोड़े से ना ट्रेड निकालने मुश्किल हैं, और आपके लिए तो मुश्किल होगा ही होगा। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ट्रेड आइडेंटिफाई करना और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन दिखा पाना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो थोड़े से ना बहुत नज़दीक के आपके लिए रहने वाले हैं। ये आप अपने ट्रेडिंग जो कॉल्स हैं ना हमारे एक्सपर्ट्स के, उसमें भी आप ये गौर करेंगे। इस बीच देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की तरफ से खबर आई है कि गैस सप्लायर्स ने गैस की कमी को लेकर जानकारी दी है। निश्चित तौर पर जो हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर हिस्सा वो कतर से आता है, और जो स्टेट ऑफ फॉर्मूज से जो सप्लाई हमारी आती है लगभग 60 to 65% हमारी जो टोटल गैस की जो रिक्वायरमेंट होती है स्टेट ऑफ फॉर्मूज से गुजरता है। तो अगर स्टेट ऑफ फॉर्मूज का अगर क्लोजर होता है, अगर वहाँ से सप्लाई बिल्कुल बाधित हो जाती है, तो फिर ये गैस के दाम में उछाल आएगा, और मतलब गैस की कमी होगी, ये तो साफ तौर पर है ही। आप तमाम शेयर देखिए गिरावट के साथ ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। अजय जी, एक बात जो ना एसबीआई को लेकर आप व्यू दीजिए, क्योंकि एसबीआई में हम देख रहे हैं कि आज 5% की भारी भरकम गिरावट है, और तमाम सरकारी बैंक वाले शेयर टूट रहे हैं। मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि अभी तक तो ऑप्टिमिज्म ये था कि शायद आगे आरबीआई दरों में कटौती करे, लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, महंगाई को हवा मिलती है, तो निश्चित तौर पर जीडीपी ग्रोथ पर असर आएगा, और अगर महंगाई अगर बढ़ जाती है तो फिर दरें घटाने की, फिर तो दरें बढ़ानी पड़ेंगी। अभी तो क्रेडिट ग्रोथ का सिलसिला ही शुरू हुआ है तमाम बैंकों के लिए, उस पर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपकी राय एसबीआई को लेकर, क्या यहां से भी आप फॉल देख रहे हैं?
बिल्कुल देखिए अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक यही चीज़ें दिख रही थी, चाहे वो आपके एसबीआई हो या फिर दूसरे पीएसयू बैंक में। जिस तरीके से रिजल्ट्स आए तो एंटिसिपेशन ये था कि ये और आने वाले टाइम में इम्प्रूवमेंट होगी। कंसिडरिंग कि जिस तरीके का क्रेडिट ऑफ्टेक देखने को मिल रहा है, ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल है। बट जिस तरीके से क्रूड के दाम अब बेसिकली देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा अभिषेक कि क्या हम इन लेवल्स पे क्रूड में सस्टेन करते हैं या जस्ट एक केवल स्पाइक की तरह बन के आता है। मींस ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है और उसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक के रहता है। तो अगर ये ट्रांजिटरी हुआ तो डेफिनेटली एक आपको एक अच्छा रीबाउंड भी जरूर देखने को मिलेगा अक्रॉस दी जो आपका रेट सेंसिटिव है। और अगर ये लंबी अवधि के लिए चलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक चीज क्या आ जाती है कि जब तक कि आपके सेक्टर्स या स्टॉक्स जो कि स्ट्रांगली होल्ड कर रहे होते हैं और आपको कुछ पैनिक नहीं दिख रहा होता है तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड करते हैं, आप उसको कंटिन्यू करते हैं। बट जैसे ही मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है तो जहां पे आपको प्रॉफिट आ रहा होता है उसको आप बांधने की कोशिश करते हैं, तो वही एक और एडिशनल फैक्टर बन जाता है। जिन काउंटर्स ने अच्छा किया इंक्लूडिंग एसबीआई की, जिसने पिछले करीब 6-8 महीनों में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। तो ये दोनों ही फैक्टर तभी जाके थम लेंगे जबकि थोड़ा सा मार्केट आपको संभलता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए करीब 1040 1030 के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि जहां पे आपको 100 ईएमए प्लेस्ड है, वहां जाके शायद आपको स्टेबलाइज होता हुआ नजर आए और कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए इन द रेंज ऑफ 1030 टू 1160। तो अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, 1030 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिकवरी के केस में 1150 1160 के पास एक बार आता है, पोजीशन को रिड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए, खासतौर से अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है। ठीक है, ठीक है। एसबीआई को लेकर ये भी हो गया। 1150 के लेवल तक अगर बाउंस होता है, थोड़ी अपनी पोजीशन यहाँ से रिड्यूस कीजिए अगर आप तेजी करके रखे हैं एसबीआई में। तो एक राय अजीत जी आपसे ना ऑटो पर भी चाहिए, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मान लीजिए अगर महंगाई बढ़ती है अगर, और पेट्रोल डीजल भी अगर यहाँ से महंगे हो जाते हैं, हालांकि अभी वो स्थिति नहीं आएगी क्योंकि देश के पास पर्याप्त तेल का भंडार है। और अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेगा, अभी फिलहाल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंटल नेगेटिव असर आ रहा है ऑटो कंपनीज पर, और क्रूड से डायरेक्टली लिंक्ड है तमाम जो टायर वाले स्टॉक्स हैं वो। लेकिन आपने जैसा कहा कि ये मतलब अगर ये टेम्पररी नेचर हुआ तब तो बाउंस तगड़ा आएगा ऑटो स्टॉक्स में। आपका आपकी तरफ से व्यू क्या होना है, आप क्या व्यू देंगे, क्या करना चाहिए ऑटो स्टॉक्स में? बिल्कुल देखिए, अभी अगर आप 2 वीक पहले तक देखेंगे अभिषेक, तो जो लार्ज डिक्लाइन था मार्केट में वो आईटी लेड था और ये सारे काउंटर्स आपका स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, इंक्लूडिंग बैंकिंग, ऑटो, मेटल्स, एनर्जी काउंटर्स। तो अब जिस तरीके से हमने देखा है कि रेट सेंसिटिव में क्रॉस द बोर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग, ये क्रूड को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं उसकी वजह से डिक्लाइन है। इंडिकेशन क्या है कि आज आपने निफ्टी ऑटो इंडेक्स को लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप होते हुए देखा है। तो ये एक फैक्टर डेफिनेटली पॉजिटिव नहीं है। मींस ये दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग डिक्लाइन और एक्सटेंड हो सकता है। आप रिकॉर्ड हाइज के काफी नजदीक थे, तो एक डिप की पॉसिबिलिटी मान के चलिए तो ऑटो इंडेक्स में करीब 25,000 25,200 का जोन, जो कि करीब 25,900 के पास ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी यहाँ पे डाउन साइड की पोटेंशियल है। बट कुछ एक काउंटर्स हैं जैसे कि आइशर, एमएनएम, टीवीएस, जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। मेरे हिसाब से लॉन्ग अगर टर्म के इन्वेस्टर हैं आप, तो उन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इन क्वालिटी नेम्स में इन्वेस्ट करने की इन स्टैगर्ड मैनर, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर लॉन्गर टाइम होराइजन पे देखें, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली थोड़ा सा कंसोलिडेशन और नेगेटिव बायस रह सकता है। ठीक है, ठीक है। ये कुछ स्टॉक्स पर हमने व्यू ले लिए जहां पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में तगड़ा मूव है। लेकिन चलिए जरा अब उन शेयरों की जरा बातचीत करते हैं। हालांकि ऐसे शेयर आपको ना बहुत ही कम नजर आएंगे जहां पर आज फ्रेश लॉन्ग्स हो रहे हैं, यानी कि जहां पर पूरी ताज़ा खरीदारी। लेकिन कुछ शेयर टटोलते हैं और लेते हैं उस पर अजीत जी का व्यू। तो अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें तो आप देखेंगे कि आज एमसीएक्स में बाइंग है 1.5% के आसपास की, और मतलब बहुत ही कम ऐसे शेयर हैं। एलटीआई माइंट्री आप देखिए करीब करीब 0.25% के आसपास के गेंस हैं। एमसीएक्स में कोई यहां से भी तेजी की आप राय देंगे अजय जी? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? देखिए इस टाइम पे अगर कोई स्टॉक अपने मेजर
एवरेजेस के ऊपर, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर भी अगर होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें डेफिनेटली दिख रही है। एनसीएक्स एक ऐसा काउंटर है जो कि आज भी एक मार्जिनल डिप के बाद करीब 1.5% की तेजी रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक 20 ईएमए को होल्ड करता हुआ ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बट जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे मार्केट में प्रभाव और गिरावट बढ़ती है, जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट होता है आप कहीं ना कहीं उसको बांधने की कोशिश करते हैं, तो ये फैक्टर इसमें भी आ सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए 2440 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर यहाँ पे आप कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाते हो और आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन भी है तो। उसके साथ डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं 2700 2720 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई का जोन है, उन लेवल तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है एमसीएक्स में पोजीशन 2440 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2440 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स में आप पोजीशन बना सकते हैं 2700 रुपए तक की टारगेट के लिए। और ये क्लियरली ये जो शेयर है अप ट्रेंड में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2570 रुपए के आसपास के भाव आप देखेंगे, 1.5% की तेजी है इसमें। यहां से भी आप तेजी करके चल सकते हैं। 2440 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना पड़ेगा। तेजी वाले शेयर जहां पर फ्रेश लॉन्ग्स हो रहे हैं, मतलब कन्विक्शन का भाव है, शॉर्ट कवरिंग वाले को शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। आप देखेंगे कि कुछ कुछ आईटी स्टॉक्स, एचसीएल टेक में आज हम देखने की बाइंग है थोड़ी सी, परसिस्टेंट में भी खरीदारी है, कोफोर्ज में 0.25% के आसपास की तेजी है। एचसीएल टेक इस वक्त हम देख रहे हैं कि निफ्टी का दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। विप्रो करीब 1% ऊपर, एचसीएल टेक में करीब 0.25% के आसपास की तेजी है। आईटी और आईटी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, आईटी के वैल्यू चेन से जुड़ी हुई कंपनीज, हमने देखा था कि एआई वाले फियर के चलते ऑलरेडी काफी ज्यादा टूटे थे। थोड़ी थोड़ी बाइंग स्ट्रेंथ इसमें इनमें आ रही है। आपकी राय अजीत जी, कोई शेयर जो आपके रडार पर हो? बिल्कुल, देखिए जैसे कि निफ्टी आईटी की हम बात कर रहे हैं तो पिछले करीब 4-5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो इसने कुछ खास पार्टिसिपेट नहीं किया है डाउन साइड पे, आपको एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली फॉर दी रीजन कॉज आपने पहले ही इसमें काफी ज्यादा शार्प कट देख लिए थे। बट क्या ये रिकवरी के लिए कंप्लीटली तैयार है? एक देखिए टेक्निकल बाउंस जरूर हो सकता है, नो डाउट, कॉज इस तरीके से ओवरसोल्ड पोजीशन बनी हुई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब करीब 30,000 के लेवल के नीचे स्लिप करने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक का एक बाउंस दिखे जो कि करीब इंडेक्स को लेके जाए 3150 32,000 के लेवल तक। तो उस केस में आपको जो कि स्टॉक्स स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, जिसमें से कि एचसीएल टेक ऐसा नाम है विद इन दी लार्ज कैप आईटी स्पेस जो कि अपनी वीकली 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक आपको रिबाउंड दिख सकता है 1420 1430 तक के लिए। बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली इंडिकेशन अभी तक अभिषेक यहाँ पे मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिबाउंड प्ले कर रहे हैं, मतलब बाय साइड की पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं, तो फार्मा ज्यादा अच्छा विकल्प है इन कंपैरिजन टू आईटी। इनफैक्ट जिनके पास पोजीशन है, फंसे हुए हैं, रिबाउंड को यूज करना चाहिए इन आईटी टू रिड्यूस द पोजीशन जब तक कि ये कंप्लीटली स्टेबलाइज ना हो जाए। बिल्कुल सही बात, पूरी तरह से आपसे अग्री करता हूं अजीत। जो आईटी में बाउंस आ रहा है, आप निकलने के लिए या फिर पोजीशन को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मा बेहतर बैठा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जरा बातचीत करेंगे उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है बिकवाली। और चूंकि शेयर बहुत ज्यादा गिरे हैं तो थोड़ी सावधानी से कुछ शेयर चुनने पड़ेंगे शॉर्ट के। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है FNO जंक्शन में। और चलिए बातचीत करते हैं जरा उन शेयरों की जहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि ताज़ा बिकवाली हो रही है। तो आप देखेंगे कि इंडिगो में आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं। हालांकि गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, एक समय पे 7.5% ये शेयर टूट गया था और लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है अभी भी। हालांकि 4.5% ये शेयर आपको नीचे दिखाई देगा। इसके अलावा यूनो मिंडा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बीपीसीएल, मतलब ओएमसी शेयर तो आज भरभरा के टूट रहे हैं और वो होना ही था क्योंकि कच्चे तेल के भाव में काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। तो ये जो शेयर आपको हमने अजीत सामने रखे हैं, कहीं पर आपको नई बिकवाली करने का कन्विक्शन आ रहा है आपको? क्योंकि काफ़ी तेज गिरावट है इन सारे के सारे शेयरों में। देखिए शॉर्टिंग तो नहीं, बट डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग यूनो मिंडा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है इन द रीसेंट टाइम्स। मिन स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के काफी नजदीक था, अब जाके थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जो प्रेशर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1040 के नीचे अगर ये स्टॉक स्लिप करता है अभिषेक, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 940 960 तक के जोन तक पुश कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई पोजीशन है
1040 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, और उसके नीचे अगर निकलता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। इंडिगो में जैसे कि ऑलरेडी काफी ज्यादा हमने प्रेशर देखा है, मेरे हिसाब से ओवरसोल्ड पोजीशन है यहाँ पे करंट लेवल्स में नहीं, बट हाँ एक रिबाउंड अगर मिलता है करीब 43-4400 के जोन में, वहां पे एक बार दोबारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज 3950 ये मेजर सपोर्ट इमर्ज होकर नजर आ रहे हैं इंडिगो के लिए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से क्रूड में तेजी का दौर बना हुआ है। तो अभी तो नहीं, बट हायर लेवल्स पे डेफिनेटली आप इंडिगो को शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। यूनो मिंडा डेफिनेटली यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं। ठीक है, यूनो मिंडा में आपको प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए, ये राय है अजीत की। इंटरग्लोब एविएशन आज का इसने लो बनाया 4035 का, और वहां से थोड़ा रिकवर करके फिलहाल 4200 रुपए के आसपास के भाव हैं, लेकिन ये स्टॉक आ गया है लगभग 14 से 15 महीने के निचले स्तर पर। जो क्राइसिस थी नवंबर दिसंबर में पिछले साल, हमने देखा था कि 4635 रुपए तक ये शेयर गिरा था, वहां से थोड़ा रिकवर किया, लेकिन अब फिर से इसमें एक क्रैश लैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आज आप देखेंगे कि वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, 31 लाख शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं, और 4.5% नीचे अभी भी ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहां पर समाप्त करने का समय हो गया। अजीत जी, बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला और हमारे दर्शकों के मन में जो सवाल रहे होंगे उनका आपने समाधान किया, और अपने कुछ बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स भी आपने सजेस्ट किए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपका शो योर स्टॉक्स। नमस्कार।